अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम वगैरह में खुश आमदीद। इमरान खान की नाअहली का फैसला ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, चूंकि फैसला महफूज कर लिया गया है, जल्दी ही ऐलान हो जाएगा। क्योंकि इस केस के अंदर इमरान खान साहब के पास नाअहल होने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि जो सवाल इमरान खान साहब के वकील से पूछे गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो शाहाना रेफरेंस में उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि जनाब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जो सारे का सारा केस है जो आज उनके वकील की तरफ से लड़ा गया है, वो सारे का सारा टेक्निकल बुनियादों पर लड़ा गया है। उन्होंने केस के मेरिट्स के ऊपर ज़रा सी बात करना ही गवारा नहीं की। क्योंकि इमरान खान साहब, मेरा ये ख्याल है कि ज़ाती तौर पर ये चाहते हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल कर दे। इमरान खान साहब की नाअहली उनको सियासी फ़ायदा देगी, इस वजह से कि वो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन एक जानिबदार इदारा है। अगरचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने खुद को इस मुकदमे की समाअत से अलग कर लिया था, लेकिन जो बाकी मेंबरान थे उन्होंने इस केस की समाअत को जारी रखा। अब चूंकि ये बात वाज़ेह तौर पर कही जा चुकी है फवाद चौधरी साहब की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से, कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया तो उसके बाद फैसला अवाम करेंगे। यानी इमरान खान साहब ये बात को यकीनी तौर पर इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इस तरीके से कि मेरे साथ एक मुतअस्सब इलेक्शन कमीशन जो था, एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन था, उसने मुझे नाअहल कर दिया है, लिहाजा अब लोगों के पास सड़कों पर आने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये वही खेल है जो इमरान खान साहब खेलना चाहते हैं। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की तरफ से जो मुकदमा लड़ा गया वो टोटल गैर संजीदगी से लड़ा गया। क्योंकि कल इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था पंजाब हाउस में, उसमें भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से कन्वे की गई थी कि सितंबर के आखिर के ये हफ्ते में वो एहतजाजी तहरीक यानी लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई ऐलान करेंगे। अब वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में किस तारीख का ऐलान करेंगे, यकीनी तौर पर वो कम से कम को हफ्ते 10 दिन का तो मार्जिन देंगे ना। अगर वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये कहते हैं कि जनाब लॉन्ग मार्च होगा, तो लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने तैयारियों के लिए को 8-10 दिन देने हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से जो मुमकिन लॉन्ग मार्च होगा वो कोई 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दरमियान ही उसकी कोई तारीख बनेगी। लिहाजा उस तहरीक को, उस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की तरफ से उनके पास कोई मजलूमियत का एक और उनके पास लिबादा हो जिसको वो ओढ़ सके। क्योंकि इससे पहले उन्होंने गैर मुल्की साजिश का लिबादा ओढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और उसके बाद फिर वो उस के ऊपर आगे भी बढ़े। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर यस कर लिया। सफ़ीर से भी मुलाकातें हो गई, रॉबन रफ़ील से भी मुलाकातें हो गई, उधर डोनाल्ड लू से भी मुलाकातें हो गई, पैगामात के तबादले हो गई। यानी वहाँ पर उन्होंने चीज़ों को सेटल डाउन कर दिया। अब आज के केस के अंदर मैं आपको सिर्फ चंद नकात बताता हूँ कि वहाँ पर हुआ क्या। इमरान खान साहब के वकील से बुनियादी सवाल क्या था? बुनियादी सवाल यह था कि रसीदा कटो, तो उसका जवाब क्या था? नहीं, मैं नहीं। यही एक जवाब था। क्योंकि सवाल क्या था? अकाउंट में पैसे कहाँ से आए? 5 करोड़ रुपया कहाँ से आया? उसका जवाब था मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा सवाल ये था कि तोशा खाना से आपने तहाइफ खरीदे, वो तहाइफ जो खरीदने के पैसे हैं वो कैसे अदा किए गए, किस अकाउंट से अदा किए गए? जवाब था मैं नहीं बताऊंगा। सवाल था कि तहाइफ कितने के बेचे? जवाब था मैं नहीं बताऊंगा। सवाल था कि जनाब ये तहाइफ किसने खरीदे? जवाब था मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। फिर सवाल था कि अगर आपने तहाइफ बेचे हैं तो वो उनकी जो रसीदें हैं वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा जनाब मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मुझसे ये सवाल पूछने का इख्तियार ही नहीं रखते। यानी क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि जो सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं उसका मैं जवाब नहीं दूंगा, और उसका जवाब देने के लिए अगर आपको चाहिए तो वो अकाउंट देख लें। अकाउंट में क्या था? 5 करोड़ रुपए। ये 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? नहीं बताने। यानी जो जिस चीज़ को जानबूझकर उलझाया गया वो ये था कि केस के मेरिट के ऊपर बात करनी चाहिए थी ना। मिसाल देता हूँ आपको, पूछा गया कि जनाब ये तहाइफ कितने के बेचे, तो बताना चाहिए था कि जी ये तहाइफ इतने के बेचे। सवाल ये था कि किसको बेचे? बताया जाना था कि जनाब फलां दुबई की कंपनी थी, वहाँ पर सऊदी शहजादे की घड़ी बेची, इतने पैसे आए, ये पैसे इस अकाउंट के ज़रिए मुझे ट्रांसफ़र किए गए, इस अकाउंट के ज़रिए जो है मैंने इस घड़ी की जो कीमत है वो अदा की। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो काम गलत किया गया वो ये था कि कवायद ये हैं कि जो तोहफे
آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ توشہ خانہ میں سب سے پہلے جمع کراتے ہیں. جمع کرانے کے بعد جو تحفہ آپ اپنے پاس ریٹین کرنا چاہتے ہیں اس تحفے کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں توشہ خانہ میں, اور اس کے بعد وہ تحفہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ جو تحفے ملے وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے گئے, وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. وہ تحفے کو بیچا, بیچ کے جو پیسے ملے اس میں سے جو اماؤنٹ ان کا دل چاہا 20% 25% وہ انہوں نے اکاؤنٹ میں جمع کرائی, بات ختم. یعنی وہ جو قواعد تھے ان کے برخلاف سارے کا سارا اقدام کیا گیا. جب پوچھا گیا اس کے بارے میں جواب دیں تو جواب یہ کہا گیا کہ جناب آپ کے پاس تو یہ کیس سننے کا اختیار ہی نہیں ہے. اچھا جی اختیار کیوں نہیں ہے؟ آپ عدالت ہی نہیں ہے. اچھا جی عدالت نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ یہ ڈیکلیریشن جاری نہیں کر سکتے. اچھا جی ڈیکلیریشن کیسے جاری نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کے اوپر عدالت کی طرف سے جب تک کوئی فیصلہ نہ آئے کہ جناب یہ جو مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس ہے یعنی اثاثوں کو چھپانے کا, اس کا ڈیکلیریشن کسی نہ کسی عدالت کے پاس سے آنا چاہیے. چونکہ یہ عدالت کی طرف سے نہیں آیا لہٰذا الیکشن کمیشن اس کیس کو سننے کی مجاز نہیں. اور اس کے اوپر ایک دلچسپ ریفرنس بھی آیا. ریفرنس کس کا آیا؟ نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب کا ریفرنس کیسے آیا؟ پناما کیس میں. پناما کیس میں کیا ہوا تھا کہ کیس شروع ہوا تھا پناما کے اوپر کہ جناب ایک جو آف شور کمپنیاں ہیں وہ برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر بنائی گئیں, اور اس برٹش ورجن آئی لینڈ کے ذریعے وہاں پر جو آف شور کمپنی بنی ان کے ذریعے کچھ اثاثے خریدے گئے. وہ اثاثے کس نے خریدے؟ نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا, لیکن نواز شریف صاحب کو اس کیس کے اندر لے کے آیا گیا, نواز شریف صاحب کو اس کیس کے اندر رکھا گیا. نواز شریف صاحب کو پناما کے اندر آف شور کمپنی کے ذریعے ایسٹس بنانے کے اوپر نااہل نہیں کیا گیا. نواز شریف صاحب کو نااہل کس وجہ سے کیا گیا کہ ایک کمپنی تھی کیپٹل FZE, اس کمپنی کے اندر نواز شریف صاحب ملازمت کرتے تھے. اپنے بیٹے کے جو وہاں پر جو اس کمپنی کا مالک تھا وہ ان کو مہینے کی تنخواہ دیتا تھا. وہ تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں آئی, لیکن نواز شریف صاحب نے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ظاہر نہیں کیے. لہٰذا بلیک لا ڈکشنری اس کے تحت وہ یہ جو انڈکلیئرڈ ایسٹ ہے اس کی ڈیفینیشن کو تلاش کیا گیا اور نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو وکیل صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا, وہاں پر جو اسحاق خاکوانی صاحب جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس کیس سے مکمل طور پر میچ کرتا ہے. میچ کس طرح کرتا ہے کہ جب اس کیس کے اوپر یعنی جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے تو وہاں پر ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی تھی. نظر ثانی کی اپیل میں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے چونکہ یہ تنخواہ وصول نہیں کی لہٰذا ان کی نااہلی نہیں بنتی, جس کے اوپر یہ کہا گیا اور یہ پلی بھی لی گئی کہ اس کا پہلے ٹرائل نہیں ہوا, یعنی کسی عدالت نے ان کو اس معاملے کا یعنی مس ڈیکلیریشن کا ملزم یا مجرم قرار نہیں دیا. جس کے اوپر جو عدالت تھی اس وقت کی سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر حقائق متنازع نہ ہوں تو ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یعنی کہ جو چیز ثابت ہو جائے کہ جناب پیسے آئے ہیں اور پیسے گوشواروں کے اندر ظاہر نہیں کیے گئے, یہ بات جب کرسٹل کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ مقدمہ سیشن کورٹ میں چلے, سیشن کورٹ سے اپیل آئے ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ سے اپیل آئے سپریم کورٹ میں. اس ساری چین کی کسی بھی طرح ضرورت نہیں پڑتی. اب جب آپ اس بیس پہ آئیں تو علی ظفر صاحب کے یہ سارے کے سارے دلائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ختم اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تحفے لیے, تحفے اپنے پاس رکھے, تحفے بیچے, بیچ کر جو آمدنی ہوئی اس کو انہوں نے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا. اب جو جواب داخل کیا عمران خان صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توشہ خانہ ریفرنس میں, اس کے اندر عمران خان صاحب نے دو باتوں کو تسلیم کیا. نمبر 1 کہ جناب تحفے ملے اور ان تحفوں کو بیچا گیا, کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. دوسری جو اعتراف انہوں نے کیا وہ اعتراف خود اپنے جواب کے اندر عمران خان صاحب نے کیا کہ کچھ تحائف ایسے تھے جن کو بیچا گیا, لیکن ان تحائف کی جو آمدنی تھی ان کو بیچنے کے بعد وہ ساسوں کے اندر, گوشواروں کے اندر جو سالانہ گوشوارے داخل کرائے جاتے ہیں ان کے اندر ظاہر نہیں کی گئی.
1 साल तक वो जो पैसे थे वो शो नहीं किए गए। 1 साल के बाद वो जो गोशवारे थे उनके अंदर वो चीज़ों को शो किया गया। लिहाजा अगर नवाज शरीफ साहब वाले केस के पैमाने को देखा जाए तो ये भी जो चीज़ है, ट्रेल जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर है, मुतनाज़ा नहीं है। मुलज़म ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जनाब तोहफे थे, ख़रीदे गए। मुलज़म ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि तोहफे बेचे, पैसे वसूल किए। मुलज़म ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जनाब मैंने ये सासे जो हैं अपने गोशवारों में दाखिल नहीं किए। तो इसका क्या मतलब है कि नाअहली, स्टेट अवे नाअहली। इलेक्शन कमीशन इसके अलावा इस केस का और कोई फैसला नहीं दे सकता। अब सवाल ये है कि अली ज़फ़र साहब ने इस केस को इस बुनियाद पर क्यों नहीं लड़ा? वो चीज़ें शो कर सकते थे ना। इसकी एक सीधी सी वजह है, सीधी सी वजह यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। दबाव का शिकार इस वजह से हैं कि एक जानिब जिन जगहों पर वो राब्ते कर रहे थे वहाँ से उनको कोई मौसर जवाब नहीं मिल सका, ना इंतखाबात के हवाले से और ना ही नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट के हवाले से। वहाँ से जवाब मिला कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, आपके दोनों के दोनों मुतालबात को रद्द कर दिया जाता है। लिहाजा इमरान खान साहब के पास अब इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है कि वो अपने मसल्स दिखाएं। दूसरा उनके लिए प्रॉब्लम बन चुका है खुद उनकी अपनी जमात, जहां पर बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट मौजूद है, जहां पर लोग इस वक्त इमरान खान साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि उनको बाईपास करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते कर रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह खुद उनकी अपनी जमात से लोगों का छोड़ छोड़ के जाना, जिस तरह केपीके के अंदर से 2 इस वक्त तक चले गए हैं, 15 लोग राब्ते में हैं और ख़ुद जो इमरान खान साहब ने कल का इजलास किया वहाँ पर 25 MPA लापता हो गए, वो उन्होंने शिरकत ही नहीं की। इसका क्या मतलब है कि इमरान खान साहब के लिए जो ऑप्शंस हैं वो महदूद होती चली जा रही हैं। लिहाजा इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं? इमरान खान साहब ये करना चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को लिंक करके, अरसलान बेटा ना, अरसलान बेटे इसको इसके साथ जोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही इमरान खान साहब इस नाअहली को जोड़ना चाहते हैं सियासी मोटिव्स के लिए, सियासी मफादात के हसूल के लिए, अपनी वो जो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, जो फाइनल कॉल देना चाहते हैं उसके लिए, ताकि उनको जो पॉपुलर सिंपैथी है वो मिल सके। क्योंकि इस बार इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान कर जो है इशारा मिल चुका है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च का जो लीड करेंगे वो लाहौर से करेंगे। लाहौर से जो क़यादत करते हुए वो अपने मार्च की जाएंगे इस्लामाबाद, जिस तरह माजी में गए थे। लाहौर से निकले थे, इस्लामाबाद पहुंचे थे और वहां से फिर केपीके के लोग वहां पर आए थे और उन्होंने वहां पर आकर जो अपनी गेम थी वो डाली थी। इस मरतबा भी इमरान खान साहब का यही प्लान है और अगर उनका ये प्लान है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनके पास ये वाला माहौल बन जाए। माहौल कैसे बनेगा? देखो जिस तरह उन्होंने पहले किया था, देखें मुझे आपके सामने एक दहशतगर्द खड़ा है, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जो मुझको दहशतगर्द बना दिया गया। इमरान खान साहब जलसों में ये तकरीरें करते थे ना। और उसके बाद अब क्या करेंगे? ये नाअहली लेने के बाद वो क्या करेंगे कि मुझे नाअहल कर दिया, मुझे नाअहल कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद सादको अमीन करार दे चुकी है। यानी इस चीज़ को वो पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये वाला मुकदमा जाके लड़ेंगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि यही 2 फोरम उनके पास मौजूद हैं। और इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि जैसे ही वो इस केस को लेके जाएंगे उनको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल कर दिया जाएगा। जैसे ही वो मुअत्तल होगा तो उसके बाद फिर तालियां बजेंगी कि देखा इलेक्शन कमीशन ने चूंकि एक जानिबदाराना फैसला किया था, लिहाजा मुझे वहां से रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज उनको रिलीफ मिला है उस केस में जो उन्होंने जज साहिबान और IG इस्लामाबाद के हवाले से तकरीर की थी F9 पार्क में, जब उन्होंने कहा था IG मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, DIG मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से कहा था आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा, तो जिसके ऊपर उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो गया था, दहशतगर्दी की दिफात के तहत। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके केस के अंदर वो जो दहशतगर्दी की जो दफात लगाई गई थी वो उनको खारिज करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा जनाब हमारी राय में इमरान खान साहब की तरफ से जो बात की गई वो दहशतगर्दी के ज़िम्रे में यानी खौफ लाने के ज़िम्रे में नहीं आती, लिहाजा
उनके केस से ये दफात निकाल दी जाएं और उनका मुकदमा अब दहशत गर्दी की अदालत में नहीं चलेगा बल्कि सेशन कोर्ट में चलेगा, जो दीगर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसके तहत। अब यहाँ पर भी तालियां बजाई जा रही हैं, लेकिन जो बात है वो ये है कि ये दफात निकालने के बावजूद भी इमरान खान साहब के ऊपर से मुकदमा ख़त्म नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इमरान खान साहब की प्रे क्या थी? वो ये चाहते थे कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए, इस FIR को कलादम करार दिया जाए, इसको डिलीट कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिलीफ उनको नहीं दिया। उन्होंने कहा जनाब बाकी जो चीज़ें हैं उसका ट्रायल होगा और सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा। इसका मतलब ये है कि वो तलवार अभी भी इमरान खान साहब के सर पर लटक रही है। इमरान खान साहब को इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये वाला जो मामला है, इस मामले पर भी इमरान खान साहब को कुछ ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सवाल हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। पैसे कहाँ से आए, किस अकाउंट से पैसे दिए गए तोहफ़े खरीदने के लिए, तोहफे किसको बेचे, आमदनी कितनी हुई, रसीदें किधर हैं। ये वो 5 सवाल हैं जो अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से जिनके जवाब नहीं आए, और जवाब ना आने की वजह से इमरान खान साहब के ऊपर ये जो केस है इसका जो नतीजा है यकीनी तौर पर, मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन अब तक जो मेरी राय इस केस की प्रोसीडिंग्स को देखते हुए बनी है वो यही है कि इस केस में इमरान खान साहब के पास नाअहल होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये डिक्लेरेशन जारी करने में कि जनाब इमरान खान साहब अब सादिक अमीन नहीं रहे, उन्होंने ये जो अपने गोशवारे हैं, अपने असासे हैं वो छुपाए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई की जाएगी। और इमरान खान साहब ने जो अक्टूबर के अंदर मुहिम चलाने का फैसला किया है और जिसके लिए वो जलसे जुलसे कर रहे हैं, उसके अंदर उनके लिए ये एक मवाद मिल गया है, बिल्कुल वैसे ही दबाव क्रिएट करने के लिए जिस तरह उन्होंने दहशत गर्दी के मुकदमे के ऊपर एक माहौल बनाया था कि देखें मुझे दहशतगर्द करार दे दिया। अब आज जो उन्होंने चकवाल में भी जलसा करना है, वहां पर भी उन्होंने यही बात करनी है कि जनाब देखो मैं तो इस इलेक्शन कमीशन को पहले ही कहता था कि ये मुतअस्सिब इलेक्शन कमीशन है, ये जानिबदार इलेक्शन कमीशन है, ये नून लीग का इलेक्शन कमीशन है। देखें इन्होंने मुझे नाअहल करना है, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस केस के अंदर मैंने नाअहल होना है, क्योंकि ये केस उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाअहल होने के लिए ही लड़ा है। असल लड़ाई जाके होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां से आने वाला डिक्लेरेशन यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है। और उसके बाद उन 5 लोगों की मौज लग सकती है जो सलाम भेज रहे हैं कि जनाब हम भी मौजूद हैं, हम भी पड़े हैं राहों में, कुछ हम पर भी तवज्जो कर लें, और जिनके ऊपर इमरान खान साहब गुस्सा कर रहे हैं कि जनाब मुझे बाईपास क्यों कर रहे हैं। गेम ऑन है इस वक्त मुकम्मल तौर पर। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।